ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी के चैप्टर्स। चलो शुरू करते हैं कोल्ड वॉर से। फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, इसका टाइम पीरियड था 1945 से 1991 तक। ये स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि जो दो अलायंस थी, एक्सिस और अलाइंड, इनके बीच में वॉर हुआ था। इसका टाइम पीरियड था 1939 से 1945 के बीच में। इसमें हुआ ये कि जो एक्सिस पावर थी और जो अलाइड पावर थी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अलाइड पावर में जो थी वो थी यूएस, यूके, सोवियत यूनियन और एक थे फ्रांस। और जो एक्सिस में थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। इनके बीच में वॉर हुआ था जिसके अंदर जो अलाइड पावर थी वो जीत गई थी और ये बुरी तरह से हार गए थे। हुआ ये था कि जो जर्मनी था वो पूरी तरह से इसके अंदर डिफीट हुआ था। ये थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर आप सुनते हैं हिटलर के बारे में। अब बात करते हैं कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर में दो गुट बन गए थे, यानी कोल्ड वॉर थी या क्या कि पूरा जो वर्ल्ड था वो दो गुट में बंट गया था, एक सेकेंड वर्ल्ड और एक फर्स्ट वर्ल्ड। जो फर्स्ट वर्ल्ड था वो था यूएसए का, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, और सेकेंड था यूएसएसआर। यूएसए ने 1949 के अंदर अपनी एक अलायंस बनाई थी यूरोप के साथ मिलके, जो थी नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो यूएसए का वर्चस्व था वो बढ़ता ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था और जापान ने सरेंडर कर दिया था, तब यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को उसके ऊपर 2 बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, जिसका पहला नाम था फैटमैन और स्मॉल बॉय। इसी वजह से इसका वर्चस्व कायम रहा और इसने नाटो की इस्टेब्लिशमेंट की। और धीरे धीरे ये अपनी और अलायंस बनाता गया, जैसे सीटो और सेंटो। सीटो थी एशिया के अंदर, ईस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया को एनहांस करने के लिए यूएसए ने 2 अलायंस बनाई थी। सेंटो बनाई थी 1955 में और सीटो बनाई थी 1947 में। इन 2 अलायंस के बाद नाटो भी बनी थी। इस वजह से यूएसएसआर ने सोचा कि भाई इसका वर्चस्व ज्यादा हो रहा है और इसका कम। इस वजह से यूएसएसआर ने भी 1955 में अपनी एक अलायंस बनाई, वारसा, जो कि पोलैंड की कैपिटल है। इस वारसा अलायंस के बाद इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ गए। ये कहता सुप्रीम मैं और यूएसए कहता सुप्रीम मैं। इस वजह से कोल्ड वॉर की इंटेंशंस हुई और कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर की जो सबसे पीक पॉइंट है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। लेट्स स्टार्ट द क्यूबन मिसाइल। 1962 की बात है। सपोज कीजिए यहाँ क्यूबा है, इधर यूएसए, और दिस इज यूएसएसआर। अब हुआ ये था, कोल्ड वॉर के अंदर कोई ज्यादा ये नहीं था कि ये दोनों आपस में आके लड़ेंगे और एक वर्ल्ड वॉर की इंटेंशन क्रिएट हो जाएगी। नहीं, कोल्ड वॉर में एक वर्ड यूज होता है डेटरेंस, उसका यूज था एक लॉजिक, जिसकी वजह से जो दोनों अलायंस, मतलब जो दोनों रिवाइलरीज है, जो दोनों ये यूएसएसआर और यूएसए है, ये आपस में झगड़ेंगे लेकिन एक हॉट वॉर में क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने इसको एक वर्ल्ड वॉर में क्रिएट कर दिया तो पूरी धरती पर तबाह हो जाएगी। इस वजह से इसको डेटरेंस का नाम दिया गया कि एक लॉजिक जिसके अंदर ये दोनों के दोनों लड़ेंगे लेकिन इतना हद तक नहीं लड़ेंगे कि ये एक डिस्ट्रक्शन में चली जाए। तो हुआ ये था 1962 के अंदर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे
निकिता क्रुश्चोव। और यूएसए के थे जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो। हुआ ये था, यूएसएसआर ने यूएसए को अपनी पावर दिखाने के लिए यूएसए के क्यूबा के अंदर, क्योंकि यूएसए के बिल्कुल पास में उसका नेबरिंग कंट्री है क्यूबा, इस वजह से इसके अंदर मिसाइल बेस बना लिया था। और ये बात जब यूएसए को पता चली कि इसने यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल बेस बना रखा है, तो क्या हुआ, यूएसए ने भी अपनी यहाँ पे उसकी बॉर्डर्स पे आर्मी को खड़ा कर दिया था कि अगर तुम यहाँ से अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे। इसी वजह से जो यूएसएसआर था, जो निकिता क्रुश्चोव थे, उनको लगा कि ये एक वर्ल्ड वॉर में, एक हॉट वॉर में क्रिएट हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी सारी शिप्स को, अपने सारे मिसाइल बेस को वापस ले लिया था और यहाँ से वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट फिर इनका नहीं हुआ। ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सबसे पीक पॉइंट। ये वॉर सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए भी नहीं थी, ये दो आइडियोलॉजी की भी वॉर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म को मानता था और यूएसएसआर सोशलिज्म को मानता था। इनका इस चीज के बारे में भी बहुत इन्फ्लुएंस था। यूएसए कहता था कि मेरी जो आइडियोलॉजी वो इतनी अच्छी है कि ज्यादा कंट्रीज इससे इन्फ्लुएंस होंगी, और यूएसएसआर कहता कि सोशलिज्म ज्यादा अच्छा है। इस वजह से भी इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ी। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो सारी इकोनॉमी वो एक बंदे के हाथ में होती है, मतलब अगर हम चाहें तो हम भी अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं और इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सोशलिज्म में यह है कि सारी जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है और गवर्नमेंट ही सब चीज को चलाती है कम्युनिटी के बेस पे। तो ये यूएसएसआर का मानना था कम्युनिज्म और यूएसए का था कैपिटलिज्म। इसकी भी वॉर हम इसे कह सकते हैं। अब इसके कारण और जगह भी टेंशंस पड़ी कि सिर्फ यही वॉर नहीं, और भी ये बहुत एरिया तक वॉर फैली थी, जैसे कि कोरिया के अंदर 1950 से 1953 तक इसके अंदर एक वॉर फैली थी। एक फैली थी कोंगो में 1960 के अंदर, और एक थी बर्लिन में जो कि कैपिटल है जर्मनी की। इसके अंदर 1958 से 62 के बीच में वॉर फैली थी। अब इसमें था क्या कि सिविल वॉर्स हो रही थी। सिविल वॉर्स कोरिया की जो दो, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया, उन दोनों के बीच में वॉर्स हो रही थी कि कैपिटलिज्म अच्छा है और सोशलिज्म अच्छा है। इस वजह से इनके अंदर भी सिविल वॉर हुई। इसके अंदर भी ऐसी सिविल वॉर, बर्लिन में भी ऐसी हुई। बर्लिन में क्या हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग आपको वो भी बताती हूँ। बर्लिन में हुआ क्या, बर्लिन में हुआ ये कि जो जर्मनी था वो पूरी तरह से डिफीट हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो जर्मनी के साथ क्या हुआ, सपोज कीजिए कि है जर्मनी और ये है उसकी कैपिटल सिटी बर्लिन। यहाँ यूएसएसआर है उसके साथ, मतलब इधर वाली साइड यूएसएसआर है और इधर है यूएसए। ये बात है 1961 की। इसमें हुआ ये कि जो जर्मनी डिफीट हो चुका था उसको आधे आधे हिस्से में बांट लिया गया। आधे जर्मनी को यूएसए ने अडेप्ट किया, आधे को यूएसएसआर ने। फिर पता चला जो इसकी कैपिटल सिटी है बर्लिन, उसका क्या किया जाए, तो बर्लिन को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। इसको वेस्ट जर्मनी कहा गया, इसको ईस्ट जर्मनी कहा गया। ईस्ट जर्मनी के अंदर सारी कुछ सोशलिज्म से चलता था और वेस्ट के अंदर कैपिटलिज्म में, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म है तो हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ करेगी, अमीर लोग ज्यादा होंगे, और ईस्ट के अंदर सारे लोग इक्वल, किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है और कोई ज्यादा गरीब नहीं है। इस वजह से जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे ये थोड़े गरीब में ही रहते थे, इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाती थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो इनको लगा कि जो वेस्ट के लोग हैं वो ज्यादा अमीर है, इनकी इकोनॉमी अच्छी है, तो यहाँ के ईस्ट के लोग वेस्ट में जाना शुरू कर दिया बर्लिन के अंदर।
इस वजह से यूएसएसआर को भाई गुस्सा आ गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जो लोग हैं वो वेस्ट के अंदर चले जाएं। इस वजह से बर्लिन के अंदर एक वॉल क्रिएट कर दी गई जिसका नाम दिया बर्लिन वॉल, जो कि 1961 में बनी थी। और इसी समय पे एक और चीज हुई थी, बे ऑफ पिग इन्वेजन। बे ऑफ पिग इन्वेजन में क्या था कि जो क्यूबा था उसकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, उसकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने के लिए यूएसए ने अपनी आर्मीज को वहां पे छोड़ा था। अपनी एक सीबीआई जो थी उसकी, जैसे हमारे सीबीआई है वही उनकी ही किसी एजेंसी को वहां पे भेजा था उसका तख्ता पलट करने के लिए। इसको बोला गया बे ऑफ पिग इन्वेजन, जो बर्लिन वॉर के ही टाइम पे हुआ था। और जैसे ही हम आगे शुरू करते हैं तो बात आती है एनएएम की। भाई दो गुट तो बन चुके थे, एक यूएसए का एक यूएसएसआर का, तो एक तीसरा गुट भी बना। जैसे हमारी क्लासेस में लड़ाई होती है कि दो बंदों के बीच में लड़ाई हुई तो आधे बच्चे कहते हैं कि मैं इसकी तरफ, आधे कहते हैं मैं उसकी तरफ। लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि हम ना इसकी तरफ होंगे ना इसकी तरफ, हम हमारी तरफ ही हैं। ऐसे भी इस वॉर के अंदर कंक्लूड हुए थे, जिसको नाम दिया गया NAM। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट, इसमें क्या हुआ था, जो इंडिया था, अभी 1945 की बात चल रही है, तो त्यारी ही हाल ही में 1947 के अंदर हमारा इंडिया आजाद हुआ था। तो ये डीकोलोनाइज से जब कोलोनाइज्ड हुआ, इस वजह से इसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ना इसने कभी अपनी इंडिपेंडेंस पॉलिसीज बनाई थी। इस वजह से इंडिया को ज्यादा अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर में जानता नहीं था। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं दो गुटों में शामिल नहीं हो सकता, मेरे पास इतनी अच्छी आर्मी भी नहीं है कि मैं यूएसए के साथ जाऊं और यूएसएसआर के साथ जाऊं। तो इसने एक नॉन अलाइन मूवमेंट की घोषणा की। इसके साथ 4 कंट्रीज और जुड़ी, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया। इन पांचों ने मिलकर 1956 के अंदर वांगडम में एक मीटिंग बिठाई जिसके अंदर एनएएम को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1961 में बेलग्रेड के अंदर, 1961 बेलग्रेड, इसकी फर्स्ट समिट हुई। एनएएम की फर्स्ट समिट हुई 1961 बेलग्रेड के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ था कि 25 कंट्रीज एनएएम की मेंबर बन चुकी थी। एनएएम को साइन कर दिया था कि ठीक है, हम ना यूएसएसआर की तरफ है ना हम यूएसए की तरफ है, हम अलग रहेंगे। इसको अल्फ्रेड सीवी ने एनएएम के जो कंट्रीज थे इनको थर्ड वर्ल्ड के नाम से बोला कि भाई अब दो वर्ल्ड तो बन चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए का, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर का, तो थर्ड वर्ल्ड है एनएएम, जो कि इंडिया और जो 5 कंट्रीज थी, 4 कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर बनाया था। अब अगर आप बात करें एनएएम की, तो एनएएम अब भी कायम है। अभी 18th समिट हुई थी जिसके अंदर जो अजरबैजान था वो भी इसके अंदर जुड़ गया था, और इसके पूरे टोटल मेंबर्स 120 हो गए हैं एनएएम के। और हमारे इंडिया से भी जो नरेंद्र मोदी अभी 18th समिट में जाके आए हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये मतलब बिल्कुल ही बर्खास्त हो चुका है एनएएम। एनएएम अब भी कायम है, लेकिन जो कोल्ड वॉर था इसके अंदर इसका वर्चस्व थोड़ा ज्यादा था आज के मुकाबले। अगर हम अब बात करें कोल्ड वॉर के डिसइंटीग्रेशन की, मतलब हुआ क्या, लास्ट में जीतता कौन, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई चल रही है और वो चलती ही जा रही है 1991 तक, तो जीता कौन? तो मैं आपको बता दूं कि जीता इसमें यूएसए। यूएसएसआर डिफीट हो गया। यूएसएसआर क्या था, यूएसएसआर जो था ना वो 15 अदर कंट्रीज को मिला के एक कंट्री बनाई गई थी इसकी, कि 15 अदर कंट्रीज इसके साथ हैं। अब इसके अंदर और कौन कौन था, जैसे यूक्रेन है, किर्गिस्तान है, अजरबैजान है, और जो अदर और कंट्रीज हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड थी। बाद में जाके क्या हुआ, इनका एक ऐसा लीडर आया जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यूएसएसआर के अंदर एक ऐसा लीडर आया जिसने हर चीज को हल्के में लिया। इस वजह से क्या हुआ कि जो इसके जो अलग अलग देश थे ना, वो सारे कहने लगे कि भाई हम यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे और अपनी अलग अलग कंट्रीज बनाने लग गए।
जिसमें से फर्स्ट लिथुआनिया ने ये बोला था कि भाई मैं रहना नहीं चाहता। फर्स्टली उसने ही इंडिपेंडेंस मांगी थी यूएसएसआर से, और वो अलग हो गया था। ऐसे करते करते धीरे धीरे सब कुछ अलग हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का 1991 के अंदर। और उस अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें वो था मिखाइल गोर्बाचेव, जो अगले चैप्टर में आप उसकी बात करेंगे। इसके अंदर कुछ ट्रीटीज भी बनाई गई थी, कोई 5 से 6 ट्रीटीज थी कि जो कोल्ड वॉर है वो एक हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो। कोल्ड वॉर की खासियत ये थी कि ये लड़ाई होती थी, दो गुटों के बीच में लड़ाई होती थी, लेकिन वो एक ऐसी लड़ाई में तब्दील नहीं होती थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा मास की मतलब जिनोसाइड्स हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, ऐसी ये ज्यादा वॉर क्रिएट नहीं हुई थी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटरेशन, जैसे मैंने आपको बताया डेटरेशन सिर्फ यही था। इसके अंदर ट्रीटीज बनाई गई थी। जो पहली ट्रीटी है वो है एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या था एलटीबीटी के अंदर, ये 1963 में लाई गई थी। 10 अक्टूबर 1963 को एलटीबीटी पे साइन हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर ने किया था कि हम कोई भी मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, वो ना तो किसी आउटर स्पेस के अंदर ना पानी के अंदर कहीं पे भी टेस्ट नहीं करेंगे। ये था एलटीबीटी के अंदर कि कोई भी देश जो एलटीबीटी पे साइन कर रहा है वो ना तो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मतलब कोई भी आउटर स्पेस जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेस्ट करेगा, ना पानी में टेस्ट करेगा। 1963 10 अक्टूबर। इसके बाद इन्होंने एक और ट्रीटी बनाई जिसका नाम था एनपीटी, नॉन प्रोफाइलरेशन ट्रीटी, प्रोलाइफरेशन। अब इसके अंदर क्या था, न्यूक्लियर से भी रिलेटेड यही थी कि इसमें ये था 1968 में आई थी ये कि 1968 तक जितने भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, वो तो ठीक है, आगे ना कोई बनाएगा ना कोई टेस्ट करेगा। ये था एनपीटी के अंदर। और इसको इंडिया ने बर्खास्त किया था जब उसने 1974 के अंदर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तब उसने एनपीटी पे साइन तो कर ही नहीं रखा था इंडिया ने, तो उसने पहला परीक्षण किया, वो भी सॉइल के अंदर किया था। अगली ट्रीटी थी सॉल्ट, फर्स्ट और सॉल्ट सेकंड। फिर दो और आई थी, स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, स्ट्रेटेजिक ट्रीटी ऑफ रिड्यूसिंग टेस्ट। इसके अंदर क्या था, स्टार्ट और सोल्ट के अंदर, सोल्ट आई थी 1969 के अंदर और ये सोल्ट सेकेंड आई थी 1972 के अंदर। ये दो ट्रीटीज आई थी, नवंबर 1962, नवंबर 1972। दोनों ट्रीटीज के अंदर क्या था, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका टेस्ट और उनका यूज बैन कर दिया गया था सोल्ट के अंदर। और जो स्टार्ट था इसमें क्या था, इसके अंदर भी जो हमारी बॉम्ब्स होते हैं, जो मिसाइल्स होते हैं, उनके ऊपर रिडक्शन लगाई गई थी। ये सारी ट्रीटीज सिर्फ और सिर्फ जो अब हम मिसाइल्स भेजते हैं उनकी रिडक्शन के लिए लगाई दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा इनका यूज ना हो और जो कोल्ड वॉर है वो एक हॉट वॉर में या फिर एक वर्ल्ड वॉर में क्रिएट ना हो। अब स्टार्ट में क्या था कि जो हमारे जॉर्ज बुश थे प्लस जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी स्टार्ट की। उन दोनों ने साइन किए थे स्टार्ट की ट्रीटी पे। उसके बाद में जॉर्ज बुश के साथ बोरिस येलेनस्टाइन, जो कि 1991 के बाद में आते हैं और सब कुछ जो यूएसएसआर के साथ हुआ डिसइंटीग्रेशन होता है उसको बोरिस येलेनस्टाइन संभालते हैं। उनके साथ जॉर्ज बुश की ट्रीटी हुई थी स्टार्ट सेकेंड। अब बारी आती है कि भाई होता क्या था, मतलब जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उसके रिवाइलरीज के साथ में और क्या क्या होता था। जो यूएसएसआर और ये थे, ये अपने साथी क्यों बना रहे थे, अलायंस क्यों बना रहे थे, जैसे कि नाटो बनाई गई और वार्सा बनाई गई। तो इनको बनाने का था क्या, क्यों बनाया इन्होंने?
क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इन्होंने अगर ये अलायंस बनाई तो एक छोटे से देशों के साथ अलायंस क्यों बनाई इन्होंने। तो क्या था कि छोटे से देशों के अंदर, जैसे यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल पुटअप की, यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल पुटअप की, वैसे ही जब छोटे छोटे देश थे ना उनके अंदर ये मिसाइल्स पुटअप करते थे और एक लोकेशंस बनाते थे अपनी रिवाइलरीज की, उनसे आर्मी भी ले सकते थे और उनको वो मिनरल्स, मतलब जो मतलब छोटे छोटे देशों में मिनरल्स वगैरह तो मिलते ही हैं, रिसोर्सेज तो है, तो वो भी उनसे ले लेते थे। इतने फायदे होते थे इनके, इस वजह से ये अपनी अलायंस बनाते थे। और उनको साथ नाटो के अंदर एक चीज बताती हूँ आपको, जब नाटो में स्टार्टिंग में बनी थी ना तो इसमें सिर्फ 12 मेंबर थे। इसमें क्या हुआ था, यूएसए ने कहा था कि भाई जो भी 12 मेंबर जुड़े हैं ना, इसकी एक खासियत थी कि अगर मान लो इन 12 में से एक के ऊपर भी हमला करता है कोई, तो ये माना जाएगा कि इन 12 के ऊपर हमला किया है, यानी एक को भी मारोगे तो ये 12 तुम्हें मारेंगे। और जो वारसा था ये तो इसको देख देख के बनाया गया था कि भाई नाटो बना लिया यूएसए ने, तो यूएसएसआर ने भी वारसा बना लिया। हालांकि पोलैंड की कैपिटल है, इसके अंदर समिट हुई थी, इस वजह से इसको नाम दे दिया वारसा। अब जो है यूएसए के जीतने के बाद ये वर्चस्व में आ गया, मतलब हेजेमनी हो गई इसकी कि भाई पूरे वर्ल्ड में यूएसए यूएसए गूंजने लग गया। उससे पहले की बात करते चलो आप, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो कुछ कुछ नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी, जैसे अपनी इंडिया हुई थी, पाकिस्तान भी तो हुआ था, और जो श्रीलंका था वो भी हुआ था। इस तरह से काफी सारी कंट्रीज जो है ना, उन्होंने कईयों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कोई आजाद हुई, तो वो थोड़ी लीस्ट डेवलप्ड थी, डीकोलोनाइज थी कि उनके ऊपर कोई और रह के उनको देखभाल कर रहा था, मतलब उनके लिए कुछ राइट्स बना रहा था, पॉलिसीज बना रहा था। लेकिन अब वो कंट्री इंडिपेंडेंट है, सवर्जिन है, वो खुद अपने राइट्स बनाती है, तो उनको ज्यादा पता नहीं था कि वो बाहर मतलब जो वर्ल्ड है उसके अंदर क्या करे। तो उन्होंने ना एक चीज को पकड़ा, वो तो एनएम थी। तो एनएम के साथ मिलकर उन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो न्यू ट्रेड पॉलिसीज है, मतलब जो NIEO है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसके तहत UNCTAD इसने एक ट्रेड पॉलिसी बनाई, मतलब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्यों? कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से मांग करी थी कि भाई हम अभी भी तो आजाद हुए हैं और हम डेवलप्ड नहीं है, तो हमें डेवलपमेंट के लिए थोड़ा कुछ दो ऐसा कि हम कुछ कर सके। इस वजह से जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की वजह से UNDD मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने 1972 के अंदर एक न्यू ट्रेड पॉलिसी बनाई, जिसमें क्या था, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको कहा गया कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो मिनरल्स वगैरह जो भी कुछ आप बना रहे हो वो ज्यादा बिकेंगे, और इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उनकी मांग भी ज्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे, तो कोल्ड वॉर चल रहा था। तो अगर दो लड़ाइयां हो रही हैं किसी के बीच में तो वो अपनी ना मिलिट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं और चीजों को छोड़ के। इस वजह से इनको ना थोड़ा मतलब वो मिल गया था कि भाई ये भी आगे आ सके। और एक इनके लिए एक और चीज आई थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यानी यूएसए और ये हैं, ये जो वेस्टर्न है, इनके अंदर क्या था कि जो और भी टेक्नोलॉजीज है वो इनके लिए थोड़ी सस्ती हो गई थी LDCs के लिए, और इनको ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था उस टाइम पे कि भाई ये अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेच पा रही थी, ये अपने मिनरल्स को, अपने रॉ मटेरियल्स को भी ज्यादा बेच पा रही थी, और इनको टेक्नोलॉजीज भी थोड़ी सस्ते दामों पे मिल रही थी। ये था पूरा चैप्टर कोल्ड वॉर। इसके अंदर आई डोंट थिंक कि कुछ और चीज बची होगी, और ये चैप्टर पूरा हो गया। हम कल करेंगे सेकेंड चैप्टर। थैंक यू।